संघ की कार्यशैली में कभी भी जाति को प्रधानता नहीं दी गई, किसी की जाति नहीं पूछी गई। हर व्यक्ति को जी लगा करके बात सरनेम भी नहीं लिखा गया, सरनेम भी नहीं लिखा जाता है। अभी अभी हमको एक महानुभाव ने अपनी पूरी बड़ी बिल्डिंग जो है लगभग 14,000 स्क्वायर फीट की जमीन हमको दान में दी, बिल्डिंग दान में दी। उसमें हमने 3 सेंटर अभी शुरू कर दिए 1 साल के अंदर अंदर। 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं जी। और संघ ने 5 जिन सूत्रों पे काम करना प्रारंभ किया है, समाज से आह्वान किया है, हम सारे संगठन मिलकर के उन 5 विषयों पे काम कर रहे हैं। उसमें तीसरा विषय समरसता है समाज का। जी। सरकार की ओर से प्रयत्न होते हैं, लेकिन उतना ही प्रयत्न तोड़ने वाली शक्तियां भी होती हैं, जिनको क्षुद्र राजनीति करके वो वोट लेना चाहती है। आज जाति गणना की बात की जा रही है, इसको उभारा जा रहा है कि आपकी जाति ज्यादा है, आपकी जाति कम है। हिंदू की कोई बात नहीं कर रहा। संघ की कार्यप्रणाली के कारण ही आज कहीं न कहीं हिंदू वोट इकट्ठा हुआ है हिंदू के नाम पे देश में। 2-2 बार इस देश ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देखी। कर्म के आधार पर यदि समाज का विभाजन होता था तो वो कहीं न कहीं उसकी पहचान थी कि आज मिट्टी का बर्तन काम करने वाले तो कुम्हार कहते थे, आज सोने का काम वाले स्वर्णकार कहते थे। जाति के नाम पे सब कुछ पाने की इच्छा आदमी की हो गई है, दूसरी जाति को नीचा दिखाने की इच्छा होती है। तो ये जो आप वर्तमान में सोच रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन जब कभी कर्म के आधार पर जाति का विभाजन हुआ था तो वो एक गहना भी था। वास्तव में समीकरण भी देखे जाएंगे, किसकी ज्यादा संख्या वो भी देखी जाएगी, क्योंकि लोकसभा जो है ना विद्वता नहीं देखती, वहां पर आपकी संख्या गिनी जाती है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है जो इस महाद्वीप में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन को जिस भाव से जीता है, पृथ्वी को धरती को माँ मानता है, आसमान को अपना पिता मानता है और सब प्रकार से एक भारतीय भूमि को माता मान के भाव के मान से चलने वाला व्यक्ति है, उसको संघ ने हिंदुत्व बोला। और धर्म की परिभाषा जो संघ ने दी है वो छोटी नहीं है। धर्म शाश्वत है, धर्म सबका एक है। सत्य बोलो, त्याग करो, चोरी मत करो। ये जो 12 लक्षण है धर्म के, उन लक्षणों के आधार पर धर्म को संघ ने माना है। इसलिए संघ की शाखा के अंदर मुसलमान भी आता है तो कोई रोक नहीं है। मुसलमान प्रचारक भी रहे हैं, मुसलमान स्वयंसेवक भी हैं। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धतियों को अपनाए, हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान मंदिरों के अंदर जाए, हमने कभी नहीं कहा कि जो मुसलमान जो है व्रत उपवास करे। हमने केवल हिंदुत्व के नाते इस देश को सम्मान देने की बात कही है, ये मालूम होते हुए भी कि वो हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन एक सच्चे मन के साथ में सबका काम किया जाए। तो वोट क्यों नहीं देते? वो उनकी मर्जी है, उनका मानसिकता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विक्रांत खंडेलवाल, भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आपका अभिवादन हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले तो भारत विकास परिषद लंबे समय से सेवारत है, सेवा के क्षेत्र में भी कार्यरत है, सामाजिक क्षेत्र में भी कार्यरत है। आपसे भारत विकास परिषद के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। भारत विकास परिषद की क्या गतिविधियां हैं, कैसे स्थापना हुई, कैसे विचार मन में आया, कैसे बीजारोपण हुआ, हम चाहेंगे आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। भारत विकास परिषद 1963 में 10 जुलाई को प्रारंभ होने वाला एक संगठन है। सेवा की मूल भावना के लिए समाज के इस एक संभ्रांत वर्ग को एक सेवा का प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद प्रारंभ हुआ था। दिल्ली के ही कुछ संभ्रांत लोगों ने, जिसमें हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला हंसराज जी थे, दिल्ली के महापौर भी रहे हैं पहले, हमारे प्रथम महामंत्री सूरज प्रकाश जी थे, और उन्हीं ने अपने प्रयासों से कुछ संभ्रांत वर्ग को एक होटल में इकट्ठा किया और उन सब के माध्यम से समाज की हम वंचित वर्ग की सेवा कैसे कर सकते हैं, समाज में दिव्यांगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, समाज की किसी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं और उसमें हम जैसे लोगों का योगदान कैसे हो सकता है, इन सब पे विचार विमर्श करके उस समय सिटीजन काउंसिल नाम से एक संगठन बना था। इसी का नाम पहले, हाँ, सिटीजन काउंसिल कह सकते हैं। सिटीजन काउंसिल था। और उसके बाद में विचार किया गया कि सिटीजन काउंसिल केवल दिल्ली में काम करेगी क्या, तो पूरे देश भर में काम करना चाहिए। तो उसका पुनः जब बैठे सबका विचार हुआ, नामकरण हुआ, जिसका भारत विकास परिषद के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया। उस दौर वो था जब 62 का आक्रमण देश झेला था उसने, और उसके समय में एक पोलियो जैसी बीमारी देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर थी, लोग विकलांग बहुत थे।
प्रारंभ में भारत विकास परिषद ने दिव्यांगों की सेवा के लिए देश भर में 13 सेंटर खड़े किए और इसकी पहचान यही थी कि हम दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक संगठन में लोग जुड़ते गए, परिवार जुड़ते गए और उसके माध्यम से जो है सेवा के क्षेत्र को हम विस्तृत करते गए कि दिव्यांग के साथ साथ दूसरे हाँ, जो जी केवल सेवा दिव्यांगों की नहीं, समाज के समग्र लोगों की सेवा करना है, हर प्रकार से सेवा करना है। आप तो जानते हैं सेवा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, सेवा का विषय बड़ा व्यापक है। संस्कार भी सेवा का एक पार्ट है। किसी परिवार की यदि नौजवान पीढ़ी, छात्र, यदि विद्यार्थी, युवा संस्कारित हो जाए, उससे बड़ी किसी परिवार की सेवा नहीं हो सकती। तो संस्कार के भी काम प्रारंभ हुए, जिसमें राष्ट्रीय समूहगान प्रारंभ हुआ, हमारा भारत को जानो प्रारंभ हुआ, गुरुवंदन छात्र वंदन प्रारंभ हुआ, बाल संस्कार शिविर, महिला स्वावलंबन शिविर, स्कूलों में गतिविधियां बढ़ाई गई, स्कूलों के अंदर गतिविधियां बढ़ी। और इसके साथ ही जो मूल हमारी प्रकृति थी सेवा की, उसमें अस्थायी सेवा के बहुत सारे काम प्रारंभ हुए, जिसमें जल सेवा, भोजन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण की सेवा, वनवासी क्षेत्र में सेवा, दिव्यांगों की सेवा हम करते ही थे। इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हमको दिखने लगे, धीरे धीरे करके मालूम होने चला और हमारी विविधताओं की प्रकार की जो शाखाएं शुरू हुई, हर प्रकार से वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कि भी हमको ये लगता है हमको ऐसी सेवा करनी चाहिए, तो वैसी उन्होंने सेवा प्रारंभ की। आज हम लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हमारी 1383 शाखाएं देश भर में और लगभग 83,000 परिवार परिषद से जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग स्थानों पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवा के कार्य करते हैं, जिसमें हम स्वावलंबन का काम भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गरीब बच्चियों की शादियां भी सामूहिक विवाह के नाते कराते हैं, जिसमें हम लोग वृद्धाश्रमों के अंदर भी जाकर के वृद्धों की सेवा भी करते हैं। देश भर में भारत विकास परिषद के आज छोटे बड़े 100 से ज़्यादा छोटे बड़े अस्पताल चलते हैं, जिसमें कहीं फिजियोथेरेपी है, कहीं फुली पूरा अस्पताल है। हमारा कोटा का जो अस्पताल है, जिसमें 350 बेड का हॉस्पिटल है। नर्सिंग कॉलेज हमारा चलता है, उसमें से नर्सिंग स्टाफ निकलता है, उनको सर्विस देते हैं हम लोग। हमारा पटना का दिव्यांग केंद्र, लुधियाना का दिव्यांग केंद्र, दिल्ली का दिव्यांग केंद्र, हैदराबाद के अंदर जेनरिक मेडिसिन का बड़ा हमारा काम है भारत विकास परिषद का, जिसमें हम समाज को जो लागत मूल्य पर दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसी अनेक प्रकार की सेवाएँ, फिजियोथेरेपी सेंटर, पैथोलॉजी लैब, अनेक प्रकार के काम हम लोग प्रारंभ करते हैं। मेरा केंद्र स्वयं का लखनऊ केंद्र है। अभी अभी हमको एक महानुभाव ने अपनी पूरी बड़ी बिल्डिंग जो है, लगभग 14,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन हमको दान में दी, बिल्डिंग दान में दी। उसमें हमने 3 सेंटर अभी शुरू कर दिए 1 साल के अंदर अंदर। वहाँ पैथोलॉजी लैब प्रारंभ कर दी है, एक न्यूरोथेरेपी सेंटर चलता है, वहाँ पर हमारा एक होम्योपैथी चिकित्सालय चलता है। मैं बीच में बात काट रहा हूँ, जितना ये स्वास्थ्य संस्थाएं हम संचालित कर रहे हैं, उनको लेकर के ज़्यादा जो संस्थाएं खड़ी हुई, जो जमीनें दान ही दी लोगों ने, जो है हाँ जी, हाँ, पैसा समाज ने दिया। भारत विकास परिषद ने अधिकांश स्थानों पर लोगों से समाज के सहयोग लेकर के ही हमने प्रारंभ किया है। बहुत छोटे से काम प्रारंभ होता है, धीरे धीरे जैसे समाज की आवश्यकता बढ़ती है, उस प्रकार से लोग उसके लिए साधन सुविधा की उपलब्धता कराते हैं। हमारा कोटा का अस्पताल हो, चाहे हिसार, अम्बाला, अपना गुरुग्राम, फरीदाबाद, सब जगह छोटे से शुरुआत हुई है। आज समाज ने उसकी आपूर्ति की, तो इसलिए आज बड़े बड़े भवन भी खड़े हैं, बड़े बड़े संस्थाएं चल रही हैं। अच्छे स्तर की सुविधाएं हम बहुत कम मूल्यों के ऊपर, लागत मूल्यों पर लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लंबे समय से संस्था से जुड़े हुए हैं, गतिविधियों को देखा है। जब हम स्वास्थ्य संस्थाओं की बात करते हैं, तो गरीब आदमी है, उसका इलाज गरीब अस्पताल में होता है, अमीर आदमी है, उसका इलाज अमीर अस्पताल में होता है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता है, संविधान सबको समानता के अधिकार देता है। जब हम धरातल पर देखते हैं तो गरीब आदमी बीमार हुआ, उसको कोई सौभाग्यशाली है, आप मिल गए या दूसरे सेवाभावी लोग मिल गए, अन्यथा तो उनके लिए बहुत लंबी लंबी प्रतीक्षा सूची है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि शासन को इस तरह का करना चाहिए जिससे आम आदमी को भी एक जो वीआईपी है उसकी तरह चिकित्सा सुविधा मिल सके, उसका जीवन स्तर भी सुधर सके? देखिए जी, स्वास्थ्य एक जो है ना आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है देश के अंदर। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसा व्यक्ति का स्तर है उसके हिसाब से उसको सुविधाएं उपलब्ध होती है और वो लेने की उसकी क्षमता होती है। ये जो असमानता है, ये मुझे लगता है कि हर युग में रही है जी। ये कोई नई असमानता नहीं है जी। लेकिन फिर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सरकार समय समय के ऊपर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर सुधार भी करती है।
आज देश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल के अंदर बड़ी पॉपुलेशन को बीपीएल कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा जोड़ा गया है और उनको ये भी परमिशन दी गई है कि आप प्राइवेट में जाके भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं आयुष्मान के माध्यम आयुष्मान के जी माध्यम जी 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 लेकिन आज 140 करोड़ को जोड़ देंगे ऐसा एक दिन में संभव नहीं है। जी बीपीएल को जोड़ा है धीरे धीरे करके। इस सरकार ने इस चुनाव के अंदर अनाउंस किया कि हम 70 साल से बुजुर्ग लोगों को भी आयुष्मान से जोड़ेंगे, वो किसी समाज का हो। धीरे धीरे करके सरकार की मंशा है कि सब लोगों को इस दायरे में लाएं, लेकिन फिर भी सरकार की सुविधाओं की सीमित है, लिमिट है। हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य की उच्च स्तर की सेवाएं सरकार हर व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य जरूर है, लेकिन उस लक्ष्य को पाना जो है एक दिन में संभव नहीं है, धीरे धीरे करके संभव होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले भी हमको सबको मिलकर के समाज के नाते सोचना चाहिए कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। तो जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे हमारे जो आसन प्राणायाम है, जो बीमार को बीमारी से पहले ठीक करे, बीमार न होने दे, तो हमें खान पान पे ध्यान देना होगा, हमें योग प्राणायाम पे ध्यान देना होगा, हमको समाज में पार्कों का ऐसा सौंदर्यीकरण करना पड़ेगा, अच्छा वातावरण पैदा करना पड़ेगा कि हमारा वर्ग, हमारा हर आदमी अपने शरीर पे ध्यान दे। आज यदि कोई व्यक्ति, हम कई बार सबूत दिखाते हैं, बताते हैं लोगों को कि कई कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपना 1-2 घंटा यदि अपने शरीर को दे रहा है तो उसकी बीमार होने की जो संभावना है बहुत कम होती है। तो हम एक तो ये प्रयास करें समाज के नाते, जैसा हम भारत विकास पथ में करते हैं कि भी योग प्राणायाम आदि को, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को जिसमें दवाई का काम नहीं है, जी जी, ऐसी पद्धतियों को हम लोग जो है तुरंत ठीक करें। आज सर्जरी है, सर्जरी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, किसी प्रकार की और छोटी बड़ी बीमारियां हैं, उसको हम खान पान से ठीक कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम शरीर का हर प्रकार का दर्द ठीक कर सकते हैं, लेकिन आदमी को जानकारी नहीं है, उपलब्धता नहीं है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास भागता है, महंगी दवाइयां लेता है, टेस्ट कराता है। तो व्यक्ति को भी अवेयरनेस करना पड़ेगा। आज हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो माताएं बहनें घरों के अंदर अपने घर के काम तो खूब सारा करती है वो, लेकिन वो व्यायाम में नहीं आता, वो एक रूटीन का काम नहीं है उनका। मेहनत होती है, एक मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन वो मजदूर की मेहनत व्यायाम में नहीं आती। तो व्यायाम के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक करना पड़ेगा समाज को। सरकार को भी उत्तरदायी बनना पड़ेगा कि भी हम उन लोगों तक भी पहुंचे जहां तक हम पहुंच सकते हैं। आज आयुष्मान कार्ड बांट दिए, 70 उम्र के लोगों को और बांट देंगे, सुविधाएं तो वही है जी जी। तो सिफारिश भी चलेगी और ये सब चीजें साथ साथ चलेगी समाज के अंदर। लेकिन हमें समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। भारत विकास परिषद भी देश भर में स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है और हम लोग भी पूरे देश भर में इसके लिए पर्याप्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सामाजिक संगठनों के साधन सीमित होते हैं, कार्यकर्ताओं का समय सीमित होता है, तो जितनी जिसकी क्षमता है उतना वो काम कर रहे हैं। फिर भी हम सबको मिलकर के इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। विक्रांत साहब हरियाणा के प्रवास पर हैं, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा में भारत विकास परिषद की गतिविधियों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हरियाणा में कहाँ कहाँ क्या क्या गतिविधियां चल रही है, किस तरह? मैं बताना चाहूंगा आपको कि देश भर में भारत विकास परिषद के काम में एक श्रेष्ठ काम का उदाहरण हरियाणा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कहेंगे तो एक छोटा प्रदेश हरियाणा है, लेकिन फिर भी इतनी कम जनसंख्या में भी हमारी लगभग 200 के लगभग शाखाएं, 4 प्रांत, और वो सब शाखाएं समृद्ध शाखाएं। हरियाणा का बड़ा संभ्रांत वर्ग भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि हरियाणा में जितनी सुविधाएं हमने समाज के लिए खड़ी की है, जैसे गुरुग्राम का अस्पताल, फरीदाबाद का अस्पताल, हिसार का अस्पताल, अंबाला का अस्पताल, रोहतक में हमारा सेंटर खड़ा है, हमारा यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर काम चलता है, हर जगह हमारी शाखाएं जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। तो भारत विकास परिषद का देश भर की तुलना में एक अच्छे कामों के राज्यों के अंदर हरियाणा का नाम आता है। हमारे पास समाज का एक बड़ा संभ्रांत वर्ग जुड़ा हुआ है। हम लोग बहुत अच्छा, यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ी हुई है, जो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही है, उनको स्वावलंबी बना रही है। तरह तरह से हम लोग अपने काम को और हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे स्थायी भवन, पंचकुला में हमारे पास भवन है, ये हरियाणा में एक हमारी विशेषता है। यहाँ पर पुराना काम है, जिम्मेदार लोग, संभ्रांत लोग जुड़े हुए हैं, खूब समाज का सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छे स्तर का काम हरियाणा के अंदर पूरे देश भर में हो रहा है। खंडेलवाल साहब, भारत विकास परिषद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे साथी सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जब हम सामाजिक समरसता पर बात करते हैं, आप सेवा और संस्कार की बात अभी कह रहे थे, जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो अभी हम देखते हैं
गांव में किसी में भी जाएंगे, ये अनुसूचित जाति चौपाल है, ये स्वर्ण चौपाल है, या ये पिछड़ा वर्ग की चौपाल है। आप समाज को इस दिशा में जो देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है समाज, किस ओर बढ़ रहा है? एक तरफ हमारी सामाजिक समरसता की बात है, एक तरफ गांव में अलग अलग चौपालें बन रही है। आज भी ये आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। आप बुद्धिजीवी हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए जी, मैं कहना चाहता हूँ कि समरसता जो शब्द है या उसका भाव है, उससे देश का भला होना है, समाज का भला होना है, मनुष्य मात्र का भला होना है। लेकिन जितनी भेदभाव है, जितनी विविधता, मतलब इस प्रकार की जो छुआछूत है, बीमारियां हैं, इससे क्या है, छोटे छोटे समूह का, जातियों का, नेताओं का, पॉलिटिक्स का भला होता है। तो आज चुनाव की राजनीति के कारण, नेताओं की अपनी क्षुद्र राजनीति के कारण इस प्रकार के भेदभावों को उभारने का काम भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है ताकि उनको वोट मिले। संघ की दृष्टि से बात कहूंगा तो संघ अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही, आपको याद हो तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जो हुई, उसके बाद में भी विश्व हिंदू परिषद में भी संत समाज को इकट्ठा करके एक मंत्र दिया गया, हिंदुव सहोदरा सर्वे न हिंदू बहुत पतितो भवेत। कोई भी हिंदू जो है पतित नहीं हो सकता। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी इसी मुहिम के साथ काम किया। संघ ने भी लगातार समरसता के विषय को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने का काम किया। संघ अपना काम आज भी कर रहा है। आप जानते हैं कि आने वाले 1 वर्ष के बाद 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं जी। और संघ ने 5 जिन सूत्रों पे काम करना प्रारंभ किया है, समाज से आह्वान किया है, हम सारे संगठन मिलकर के उन 5 विषयों पे काम कर रहे हैं। उसमें तीसरा विषय समरसता है समाज का। जी। और समरसता के नाते हम प्रारंभ से, हमारे किसी भी सत्संग चालक जी का जीवन व्रत उठा के देखिए आप, उन्होंने हमेशा समरसता के उदाहरण दिए हैं। संघ की शाखा में स्वयं महात्मा गांधी गए, उनको भी मालूम नहीं चला कौन स्वयंसेवक किस जाति का है। तो संघ की कार्यशैली में कभी भी जाति को प्रधानता नहीं दी गई, किसी की जाति नहीं पूछी गई। हर व्यक्ति को जी लगा करके बात सरनेम भी नहीं लिखा गया, सरनेम भी नहीं लिखा जाता है। और इस नाते समाज में संघ प्रयास कर रहा है लगातार और करता रहेगा। लेकिन किसी भी संगठन की अनलिमिटेड शक्तियां नहीं होती है, सीमित शक्तियां होती है। सरकार की ओर से प्रयत्न होते हैं, लेकिन उतना ही प्रयत्न तोड़ने वाली शक्तियां भी होती हैं, जिनको क्षुद्र राजनीति करके वो वोट लेना चाहती है। आज जाति गणना की बात की जा रही है, उनके इसको उभारा जा रहा है कि आपकी जाति ज्यादा है, आपकी जाति कम है। हिंदू की कोई बात नहीं कर रहा, देशभक्त व्यक्ति की कोई बात नहीं कर रहा, एकता की कोई बात नहीं कर रहा। इन सबको तोड़ करके उनको छोटी छोटी जातियों के वोट लेकर के उनको अपने एमएलए एमपी बनाने हैं। तो राजनीति जो है समाज को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन उतनी अपेक्षा में सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे कहीं कुछ जगह ध्यान आता है कि सामाजिक कार्यक्रम भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है अपने अपने समाज की चिंता करते हुए दूसरे किसी समाज की चिंता नहीं करता, और इस कारण से विभेद पैदा हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपने समाज को नहीं करना चाहिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आपको अपने समाज के साथ साथ में समस्त समाज के लिए भी काम करना चाहिए। जी। तो इस समरसता को पाटने की जिम्मेदारी केवल संघ की नहीं है। संघ एक संगठन है, इसके नाते प्रयत्न करता है, और संगठन के मैं इतने सालों से लगातार काम कर रहा हूं। आज संघ में भी, भारत विकास परिषद में भी, संघ की कार्यप्रणाली के कारण ही आज कहीं न कहीं हिंदू वोट इकट्ठा हुआ है हिंदू के नाम पे। देश में 2-2 बार इस देश ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देखी, तो कहीं न कहीं राष्ट्र के नाम पे लोग इकट्ठा हुए तभी सरकार बनी, अन्यथा तो बीजेपी की कोई 303 सीटें आना संभव नहीं थी। जी जी। तो कहीं न कहीं प्रयासों के बावजूद किसी एक मुद्दे पर देश इकट्ठा हुआ। हिंदू समाज, एक हिंदू के नाम पे वोट डाला किसी ने, तब जाकर के समाज इकट्ठा हुआ, समाज में दर्शन हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति इतनी हावी है हमारे देश में। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, 5 साल के बीच में भी समय पर चुनाव चलते रहते हैं। विक्रांत साहब की बात से एक चीज निकल करके आई। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उनका डायलॉग है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा, महेश वैद्य जी, जातिवाद हिंदू धर्म का गहना है। मैंने कहा, जातिवाद अभिशाप है हिंदू धर्म का। खंडेलवाल साहब क्या सोचते हैं? देखिए, सोचने की तो हमको सबको स्वतंत्रता होती है। जिस मूल भाव से जाति प्रारंभ हुई थी वो कोई अभिशाप नहीं था, वो उसके कर्म को लेके थी। लेकिन आज का जो विकृत रूप है, आज का जो विकृत रूप है कि जो एक जाति दूसरी जाति से विद्वेष करती है, वो अभिशाप भी है।
लेकिन कर्म के आधार पर यदि समाज का विभाजन होता था तो वो कहीं ना कहीं उसकी पहचान थी कि आज मिट्टी का बर्तन काम करने वाले तो कुम्हार कहते थे, आज सोने का काम वाले स्वर्णकार कहते थे, चरम का काम करने वाले को चमार कहते थे। तो वो सब उसकी कर्म के आधार पे था। लेकिन आज उसका विकृत रूप देखने को मिल रहा है। जाति के नाम पे सब कुछ पाने की इच्छा आदमी की हो गई है, दूसरी जाति को नीचा दिखाने की इच्छा होती है। तो ये जो आप वर्तमान में सोच रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन जब कभी कर्म के आधार पर जाति का विभाजन हुआ था तो वो एक गहना भी था वास्तव में। तो ये कालम जो जाति का आता है ये बना रहना चाहिए कि कभी खत्म होना चाहिए जो है? देखिए, आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा? देखिए, सवाल इसलिए मेरे मन में पैदा हो रहा है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि पिछले 30-35 वर्षों में 40 लगा दीजिए, 40 वर्ष लगा लीजिए, मैं देखता आ रहा हूं धर्म गुरुओं की संख्या बढ़ी है, हमारी शाखाएं भी बढ़ी है, स्वयं सेवकों की भी संख्या बढ़ी है, समझाने वालों की संख्या बढ़ी है, गुरुजनों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जब रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं उतना ही पाप, उतना ही वैमनस्य बढ़ा है। कारण क्या है? एक बात भूल गए कि उतनी ही पॉपुलेशन भी बढ़ी है। पॉपुलेशन के आधार पर भी जोड़ लीजिए, फिर भी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। नहीं, जितनी आपने बातें गिनाई ना उसमें ये भी कहो कि उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ी है। आजादी के समय देश के अंदर मात्र 30-35 करोड़ लोग रहते थे, आज 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो हर प्रकार की चीज तुलनात्मक रूप से बढ़ती है। हर युग के अंदर नकारात्मकता और सकारात्मकता का संघर्ष चलता है, अच्छाई बुराई की लड़ाई चलती है, आज भी चल रही है। देखिए, आप हो सकता है आपकी बात अपनी जगह सही हो कि जाति व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन ना मेरी कोई राय नहीं, मैं तो आपकी सुनाऊं। कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, समाप्त होना संभव नहीं होता है कोई चीज, लेकिन उसके भाव को सही रूप में यदि समाज स्वीकार करेगा तो समाप्त करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस विकृति को समाप्त करना है। जो जाति के नाम पे होड़ मची हुई है, अपनी जाति के स्वाभिमान के लिए कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन दूसरी जाति को अपमान करके यदि आप अपनी जाति का स्वाभिमान खड़ा करना चाहते हो तो वो गलत है। मैं तो एक चीज देखता हूं, जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा लोकसभा की, अगर उससे कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा अगर चुनाव लड़ता है, अपवादों को छोड़ दीजिए, अखिलेश ने कोई जिता लिया, बाकी तो जात का ही, सभी पार्टियां जात का ही ढूंढती है कि यहाँ जात कौन सी ज्यादा है उसका लें। तो ये जो धारणा बनी हुई है ये अभी टूटी नहीं है। इसके लिए लोकतंत्र में जहां मतों की गिनती होगी वहां पर संख्या तो देखी जाएगी। बिना संख्या देखे कोई भी पार्टी जो सफल नहीं हो सकती। समीकरण भी देखे जाएंगे, किसकी ज्यादा संख्या वो भी देखी जाएगी, क्योंकि लोकसभा जो है ना विद्वता नहीं देखती। वहां पर आपकी संख्या गिनी जाती है कि आपका 272 लोग हैं तो सरकार बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंत्योदय पर पूरा ध्यान देता है। भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा क्या आश्वासन देंगे आप जो सबसे समाज का निचला तबका है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है और दोनों ही बहुत महंगी हो गई है। इसके लिए आप क्या सुझाव, क्या रोड मैप, भारत विकास परिषद क्या प्रयास करेगी, वो थोड़ा सा बता दीजिए। भारत विकास परिषद देखिए समाज में एक छोटा संगठन है, लेकिन हम सब लोग मिलकर के, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आने वाले वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और संघ एक बड़ा संगठन है। संघ के साथ काम करने वाले लगभग 36 संगठन देश भर में काम करते हैं। हमारे सरसंघ चालक जी ने, हमारे सर कार्यवाह जी ने एक देश भर में आह्वान किया है, संघ के संगठनों से भी किया है, अन्य सामाजिक संगठनों से भी किया है कि हमें समाज को बदलने वाले 5 सूत्रों पर काम करने की आवश्यकता है। और वो 5 सूत्र कोई अभी नए नहीं हमारे लिए। 5 सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन का भी हिस्सा है, जिसमें हमने व्यष्टि से लेकर परमेष्टि तक का जुड़ाव किया है। व्यष्टि यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, समाज के बाद अपना देश, देश के बाद दुनिया। इन 5 ही तत्वों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, दुनिया को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण, देश को सुरक्षित मजबूत करने के लिए स्वदेशी का भाव, समाज को जोड़ने के लिए समरसता का भाव, परिवार को जोड़ने के लिए परिवार का प्रबोधन और व्यक्ति को जागरूक बनाने के लिए नागरिक कर्तव्य। इन 5 ही विषयों के ऊपर हम काम करके समाज में जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करने का काम करेंगे और उन जिम्मेदार नागरिकों के माध्यम से इन 4 तत्वों पर काम करेंगे। और समाज की चाहे समस्या स्वास्थ्य की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे संस्कार की हो, इन सब में सारे संगठन मिलकर के अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप, सारे धर्माचार्य, सारे कथाकार, सारे प्रवचनकर्ता
सारे समाज में जो सकारात्मक काम करने वाले लोग हैं उन सबको साथ लेकर के हम ये काम को एक मुहिम के तहत, एक मिशन के तहत देश को समृद्धशाली बनाएंगे। और जो हमारा संकल्प है स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत का निर्माण, उस काम में हम लोग सब लोग अपना योगदान देंगे। सरकार को भी हम लोग जनमत बना करके मजबूर करेंगे कि वो समाज में इन्हीं मूल्यों के लिए काम करे। हम समापन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। हिंदू दर्शन की बात हुई, हिंदू धर्म की बात हुई, हिंदू एकता की बात हुई। जब हम भारतीय एकता की बात करते हैं तब एक तबका, मुसलमान तबका या ईसाई तबका, वो अलग रह जाता है। आपकी जो हिंदू दर्शन की बात है उसमें मुसलमान, ईसाई और दूसरे धर्मावलंबी कहाँ खड़े पाते हैं आप उनको जो है? देखिए, यदि आप ऐसा विचार करते हैं तो कहीं न कहीं संघ की भारतीय जो विचारधारा है उससे आप थोड़ा और अध्ययन करने की आवश्यकता है। संघ ने भारतीय जब शब्द बोला तो कहीं भी जो है वो पंथ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। वो हिंदुत्व का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है, हिंदुत्व का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात को कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है जो इस महाद्वीप में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन को जिस भाव से जीता है, पृथ्वी को, धरती को माँ मानता है, आसमान को अपना पिता मानता है और सब प्रकार से एक भारतीय भूमि को माता मान के, भाव के मान से चलने वाला व्यक्ति है, उसको संघ ने हिंदुत्व बोला। और इसमें कहीं भी मुसलमान भी आड़े नहीं आता है, न ईसाई आड़े आता है। भारत तो वो देश है, आपको ध्यान में है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमने हर किसी वर्ग को यहाँ पे शरण दी है। भारत वो देश है जिसने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो भारत ने कभी भी पंथ के आधार के ऊपर भेद नहीं किया। और धर्म की परिभाषा जो संघ ने दी है वो छोटी नहीं है। धर्म शाश्वत है, धर्म सबका एक है। सत्य बोलो, त्याग करो, चोरी मत करो, ये जो 12 लक्षण है धर्म के, उन लक्षणों के आधार पर धर्म को संघ ने माना है। इसलिए संघ की शाखा के अंदर मुसलमान भी आता है तो कोई रोक नहीं है। मुसलमान प्रचारक भी रहे हैं, मुसलमान स्वयंसेवक भी हैं। अनेकों हजारों स्वयंसेवक हैं आज जो भारत माता की जय बोल करके संघ में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत विकास परिषद हो चाहे संघ हो, हमने कभी भी अपने मतों के अंदर, अपने साहित्य के अंदर कभी इस भेदभाव को नहीं रखा कि मुसलमान इस देश में नहीं रहना चाहिए। लेकिन तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे जो प्रयासरत हैं, बिल्कुल आपको लगता है जैसे हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम समरसता भी भविष्य में संभव है? बहुत नज़दीक आएंगे दोनों समाज, या उन्हीं को हिंदुत्व के एजेंडे पर चलना होगा? उनको मानना होगा कि भारत में रह रहे हैं हम, भारत का जो धर्म है, भारत की जो मान्यताएं हैं, भारत की जो सनातन संस्कृति, उसको हमें मानना होगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हिंदू जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसका गठन का उद्देश्य भी यही है। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धतियों को अपनाएं, हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान मंदिरों के अंदर जाएं, हमने कभी नहीं कहा कि जो मुसलमान जो है व्रत उपवास करें। हमने केवल हिंदुत्व के नाते इस देश को सम्मान देने की बात कही है। लेकिन जब हम देखते हैं, हाँ। जैसे अभी चुनावी राजनीति की बात करें तो 540 का सदन है, इसमें जब भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को देखते हैं तो आपको मुस्लिम चेहरे नजर नहीं आएंगे, अल्पसंख्यक में बौद्ध नजर आ जाएंगे, जैन नजर आ जाएंगे, मुस्लिम चेहरे नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ तो दूरी है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तौर पे सहमत हूँ, दूरी है, लेकिन दूरी मिटाने का, पाटने का प्रयत्न कर रही है सरकार। सबका साथ सबके विकास के नाते आज जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती है उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको बराबर लाभ दिया जाता है। ये मालूम होते हुए भी कि वो हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन एक सच्चे मन के साथ में सबका काम किया तो जाए। वोट क्यों नहीं देते? वो उनकी मर्जी है, उनका मानसिकता है, उनके पंथ के नेताओं लोगों के द्वारा जो भड़काई हुई बातें हैं उनसे प्रभावित होते हैं वो लोग। हरियाणा का मेवात पड़ोस में है, बिल्कुल साफ कर दिया अभी। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि वो उनकी मान्यता है, वो नहीं देते। लेकिन संघ ने या हमारे हिंदुत्व ने हमारे किसी व्यक्ति को यह नहीं सिखाया कि आपको मनुष्य मात्र के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव करना है। हमने हमेशा प्राणी मात्र के कल्याण की कल्पना की है, विश्व के कल्याण की कामना की है। हम अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकते। बाकी कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत खंडेलवाल जी। आपने विक्रांत सर की बात सुनी। विक्रांत साहब ने स्पष्ट शब्दों में बताया है, एक भारतीय है, एक संस्कृति है, जो यहाँ रह रहे हैं हम सबके बीच सामाजिक एकता रहनी चाहिए। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते,
किसी मुस्लिम को उनकी मान्यताओं से नहीं रोकते, वो अपना धर्म का पालन करें, दूसरे अपना धर्म का पालन करें, लेकिन हिंदू के बीच विभाजन नहीं होने देंगे। हिंदुत्व की एकता को कायम रखेंगे, हिंदुओं की एकता को कायम रखेंगे, और इसके लिए सेवा और संस्कार के माध्यम से भारत विकास परिषद की मुहिम जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत। बहुत बहुत धन्यवाद।